गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी जो 64वीं का प्री का एग्ज़ाम होगा, यानी कि उसका वैकेंसी आने वाला है। बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम होने वाला है और उसका नया वैकेंसी निकला है। बिहार एसआई, बिहार ईएसआई, इन दोनों का प्री होने वाला है। और फिर बिहार एसआई का पहले वाला जो एग्ज़ाम है उसका मेन एग्ज़ाम होगा, या बीएसएससी। इन सब के लिए यह लाभदायक है। या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हों तो उसमें तो ये सब क्वेश्चन आएंगे ही। तो हम लोग का आज क्या है, तो डे नंबर 2 है। और इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या शुरू किए हैं, जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट को शुरू किए हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात की, अगर आपको 100% सफलता चाहिए, अगर सही मानने में अगर आप पढ़ते हैं और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमसे जुड़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पक्का पास कर जाइएगा। चलिए देखते हैं। उष्मा यानी क्या होता है, हीट। तो यहाँ क्वेश्चन आता है बार बार कि वो कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस यानी सी और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने का तापमान समान होता है। याद कर लीजिए इतना, -40 डिग्री सी बराबर -40 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों समान होता है। कैसे, इसका सूत्र होता है C/5 बराबर F-9/32। इस सूत्र पर निकालिए तो हर एक जो भी कोई प्रायः क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि सेल्सियस में दिया रहेगा, पूछेगा कि इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर दीजिए, या कहीं फ़ारेनहाइट में रहेगा तो उसको पूछता है कि इसको सेल्सियस में चेंज कर दीजिए। केल्विन में तो आसान होता है कि वह 0 डिग्री उसका 0 डिग्री तो होता नहीं है, वह 1 से शुरू हो जाता है। और 1 बराबर क्या, तो 1 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह यही आता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ताप का एसआई मात्रक, तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, तो यह परम शून्य ताप होता है। यानी इसका मतलब क्या समझे कि इससे कम तापमान की कल्पना नहीं की गई है। इस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग 0 हो जाती है। केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं, तो केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। एक स्वस्थ मानव है, उसका तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पर तो यह तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। 273 प्लस 37 जोड़ दीजिए तो 310 होगा। और फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप होता है। मानव शरीर के तापमान का मापनी डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। और इस डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, तो पारा। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन। रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, कितना, तो अधिक। श्वेत कपड़े ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, सबसे कम। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे कम अवशोषण करता है जब वह श्वेत हो या चिकना हो। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होगी, तो ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। यानी जहाँ पर परावर्तन अधिक हो जाए ऊष्मा का तो वह क्या है, तो वह ऊष्मा का अवशोषक खराब है। जब खराब अवशोषण करेगा तो वहाँ पर तापमान कम बढ़ेगा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, कब करता है, जब वह काला और खुरदरा हो, तो क्या करेगा, तो ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण करता है। धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग का संयोजन क्या होता है, कि उसके ऊपर उजला कर दीजिए और उसके नीचे काला कर दीजिए। काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता होती है तो अधिक। एक काली तथा खुरदरी यानी रफ सतह कैसी होती है, तो यह
ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक तथा बुरी परावर्तक होती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किसका? तो किरचॉफ का। किसका? तो किरचॉफ का। इन्होंने क्या साबित किया था कि कोई काला चीज क्षेत्र है या कहीं पर हम लोग स्याही से उसको काला कर दिए हैं, उसको धूप में छोड़ दीजिए, अवशोषित कर लिया, फिर उसको आप अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिए तो वह चमकेगा। या सामान्य याद कर लीजिए, जैसे ठंड के दिनों में लकड़ी और लोहे की तुलना में ठंड में जो लोहा है वह अधिक ठंडा हो जाता है, और गर्मी के दिनों में लकड़ी और लोहे की तुलना में लोहा अधिक गर्म हो जाता है। यानी लोहा ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, यानी अच्छा सुचालक है, तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो रहा है। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है वो क्या कहलाएगी? तो उसको कहेंगे लोग ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण पिंड, और ज्योग्राफी में क्या कहते हैं हम लोग उसको? तो ब्लैक होल। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफी गर्म होती है। क्यों? क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो गया? पृथ्वी है, ऊपर में इस तरह से बादल जमा हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से इस तरह से ऊपर गया ऊष्मा, लेकिन बादल क्या करेगा? बादल इसको सबको रिफ्लेक्ट कर देगा कि भाई तुम लोग वापस चले जाओ, क्योंकि यह ऊष्मा का खराब अवशोषक है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देते हैं। ऊष्मा संचरण संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए। तो हीट ट्रांसमिशन की विधियां होती है क्या? चालन, संवहन और विकिरण। तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी गर्म कैसे होता है? तो विकिरण से। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा? तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन यानी कंडक्शन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन विधि के द्वारा। और गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण, तो उसका नाम होता है संवहन यानी कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? जल की विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम अगर हम पानी को हम लोग गर्म करने में कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस करने में जितना ऊर्जा लगता है वही क्या है? तो वह जल का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। बंद कमरे में बिजली का पंखा चलाने से कमरे की वायु क्या होगी? तो वह गर्म हो जाएगी। जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी ठोसों तथा द्रवों में क्या होगा? तो सबसे अधिक होती है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो वह लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर, और क्रायोजेनिक का संबंध है तो निम्न ताप से है। क्रायोजेनिक इंजन का हम लोग नाम सुनते हैं, वही बात है। आगे देखिए, ऊष्मा के कुचालक यानी बैड कंडक्टर पदार्थ हैं कौन कौन? तो लकड़ी, कांच, वायु, ऊन आदि। पारे में ऊष्मा का संचलन होता है चालन द्वारा। याद कीजिए, पारे में ऊष्मा का संचलन पारे में चालन द्वारा। सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना में संबंध होता है। केल्विन पैमाना और सेल्सियस में, तो केल्विन बराबर C माइनस 273, क्योंकि 0 डिग्री C बराबर 273 केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ यानी केल्विन ही एकमात्र ऐसा तापमापी है जिसमें निगेटिव में तापमान नहीं शो करता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाती है तथा वे विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो अति चालक पदार्थ कहते हैं। जल के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से क्या होगा? तो उसके आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सॉरी, पहले 0 से 4 डिग्री, यहाँ देखिए 0 से 4 डिग्री पर क्या होगा? तो जल का घनत्व अधिकतम होगा, यानी घनत्व बढ़ गया, और फिर 4 डिग्री के बाद इस तरह से घटता
चला जाएगा। यानी घनत्व का जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से बना देंगे और तापमान का ग्राफ है इस तरह से होगा, जो यहाँ पर 0 डिग्री से इधर शुरू होगा और घनत्व ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक है और उसके बाद धीरे धीरे घटने लगेगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है क्या है? एक समान तापमान को ये बनाए रखता है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तभी तो देखते हुए जब कहीं हवा खूब तेजी से बहती रहेगी उस समय कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और कहीं हवा नहीं है तो उस दिन कपड़ा नहीं सूख पाता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एसी की बात हो रही है, क्या नियंत्रित करता है? तो यह केवल आर्द्रता और तापमान यानी टेम्परेचर, कहीं लिख दे कि दाब तो नहीं, दाब नहीं नियंत्रित करता है। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः क्या होंगे? क्वथनांक मतलब क्या? जिस पर उबल जाए, और उबल कर कहाँ जाएगा? वाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। और हिमांक बिंदु यानी जिस पर वह जम जाए, और गलनांक यानी जिस पर उगल जाए। तो क्या होगा? तो हिमांक बिंदु बढ़ेंगे, हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएंगे और हिमांक बिंदु घट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी या पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन लगभग उसका 10% बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर खराब, यहाँ देखिए, पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि इनके न्यून तापमान पर क्या होगा? जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? आयतन घटता है। गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व क्या हो जाता है? तो गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे? तो कंप्रेस्ड गैस को अगर छोड़ देंगे तो तापमान घट जाएगी। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तभी तो वर्षा कैसे होगा? वैसे वर्षा कहाँ होती है? जहाँ पर हवा ऊपर उठेगी, और हम लोग जानते हैं कि ऊपर उठने पर क्या होगा? तापमान घट जाता है, जिस कारण क्या होगा? वहाँ पर वायु का संघनन होता है और वो पानी के बूंद के रूप में नीचे गिर जाती है। यही कारण है कि जो पहाड़ी इलाके हैं उस पर जो हवा जब ऊपर की ओर जाती है तो वर्षा होता है, और उसके ढाल विपरीत इलाके में जहाँ पर हवा नीचे उतरती है तो तापमान बढ़ता है। तो क्या होगा? सापेक्षिक आर्द्रता घट गया, क्योंकि उसको भी और वह अब एब्जॉर्ब कर सकता है आर्द्रता, जिस कारण वर्षा न होती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की करने की क्षमता बढ़ती। देखिए, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं पाइरोमीटर, यानी पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो उसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉन। जो ठंडे के दिनों में या जो ठंड के इलाके हैं वहाँ पर सिंपल जो हम लोग के यहाँ थर्मामीटर होता है उसमें पारा रहता है, लेकिन उसमें उन क्षेत्र में क्या होगा? तो एथिलीन एल्कोहल भरा रहता है। और जो हम लोग का कार है आजकल, इस कार में पानी कूलेंट या कूलेंट रहता है, लेकिन जो शीत क्षेत्र हैं वहाँ पर उनके कार्बोरेटर में क्या रहेगा? तो एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है ताकि यह जम न जाए। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यनांक निम्न होता है। पृथ्वी उष्मा की क्या है? तो खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। यही कारण है कि पृथ्वी का तापमान फिक्स रहता है। अगर वह अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक होता तो क्या होता? दिन में तापमान इतना अवशोषित कर लेता कि वह हीट हो जाता और तापमान 200 डिग्री हो जाता, और खराब जब अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक हो जाता, तो रात में क्या होता? -200 डिग्री तापमान हो जाता, तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाती। तापमापी संबंधित कुछ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी, चमकीला, ताप के मान को पढ़ने में आसानी
और यह कांच में चिपकता भी नहीं है और न ही वाष्पित भी होता है, अतः सही मापन यह कर देता है। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहाँ पर पारे युक्त तापमापी का प्रयोग न करके अल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, जबकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ गति के बारे में फैक्ट याद करेंगे। गति, यहाँ देखिए, एक समान त्वरण से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है। कैसा अनुभव करेगा? हल्का। समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण कैसा होगा? तो उसका त्वरण शून्य। त्वरण मतलब क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या? कि इस तरह से मान लेते हैं कि स्पीड है, अगर यहाँ मान लेते हैं इसको हम लोग समय का पैमाना, और यह क्या है? यह इस तरह से एक्सेलरेशन यानी स्पीड। तो टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड बढ़ाते चले जाइए और स्पीड 5, 10, 15, 20 करते चले जाइए। यानी क्या? एक्सेलरेशन कब अनुभव होगा? जब यह इस तरह से जाए, यानी समय के साथ स्पीड रफ्तार बढ़ता चला जाए, तो क्या कहेंगे? वह एक्सेलरेशन में है। लेकिन अगर 1 सेकेंड पर भी 5 की रफ्तार रखनी था और इसी तरह से वो गति कर रहा है एक समान रफ्तार से, तो क्या होगा? वह त्वरण उसमें नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें तो विकास हो ही नहीं रहा है। समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होता है उस बिंदु को क्या कहेंगे? तो पेरिजी कहेंगे। यानी उपग्रह जिसके नजदीक होगा सबसे अपने मूल ऑब्जेक्ट के, उसको कहेंगे पेरिजी, और दूर तो अपोजी। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? उसको कहेंगे वेग। किस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है? उसके यानी किसका नियम है? तो नियम है केपलर महोदय का। देखते हैं कैसे होगा। देखिए, यह सूरज हो गया और यह पृथ्वी हो गया, और चक्कर कैसे काटेगा? तो वह इलिप्टिकल रफ्तार से, यानी इस तरह से। मतलब एक ऐसा समय आएगा जहां पर, यहाँ देखिए, यह दूरी और यह दूरी क्या है? तो यह मिनिमम है, और यह दूरी देखिए यह मैक्सिमम है। तो एक समय है जहां पर कम दूरी और एक जगह है जहां पर अधिक दूरी। लेकिन केपलर महोदय ने क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने कोई ग्रह, उपग्रह या ग्रह तारे के नज़दीक होगा तो इस समय उसका रफ्तार अधिक होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसके का जो क्षेत्रफल होगा और जो यहाँ पर है और यहाँ का जो तय किया गया दूरी है, इसका जो क्षेत्रफल होगा समान समय में समान होता है। यही कारण है कि जब ग्रह तारे के निकट आएगा तो उसकी रफ्तार अधिक होगी और जब दूर जाएगा तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग अधिकतम होगा जब यह सूर्य के समीप होता है। सूर्य से अधिक दूर पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल होता है तो अधिक। तभी तो सूरज है, सबसे तेज कौन है? तो पृथ्वी। सबसे दूर कौन है? तो नेपच्यून। तो इसका समय सबसे अधिक लगता है, इसका मात्र 88 दिन और यह 84 साल का है। सूर्य के हो गया। आगे देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना किस प्रकार की गति है? तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। यानी पृथ्वी इस तरह से चक्कर काटती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इसका बात हो रहा है। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। जहाजों की गति का मापन करते हैं नॉट में। 1 नॉट बराबर 1852 मीटर। तोप से छूटे गोले का पथ होता है कैसा? तो परवलयाकार। यानी तोप से कोई गोला छूटेगा तो इस तरह से जाएगा और यहाँ गिर जाएगा। न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रिंसिपिया। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग कम होगा। न्यूटन का तृतीय नियम है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। इसके उदाहरण, तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना,
बहुत सारे उसके उदाहरण हैं। खिलाड़ी जब कैच करेगा तो हाथ पीछे की तरफ खींच लेगा। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या जो कोई सैटेलाइट जाता है वह इस रफ्तार से अधिक होता है। यानी अगर आप ही कोई पत्थर फेंकिए और इस रफ्तार से फेंक दीजिए कि वह पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से हो, तो आपका वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर रिटर्न न आएगा। 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन का वेग होगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और वह 40 ग्राम हो या 40 टन हो, सबका तो वेग इतना ही होगा। किस बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अभिकेंद्री बल, यानी बीच में ऑब्जेक्ट है और यह इसके चारों तरफ इसमें झुकाव होगा। यही कारण है कि कोई जब मोड़ पर व्यक्ति जाते समय साइकिल सवार क्या होगा? झुक जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है, किसके कारण? तो अभिकेंद्री बल के कारण। अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें क्या होगा? इसमें प्रेशर केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ आकर्षण होगा। यहाँ उदाहरण देख लीजिए। अभिकेंद्री बल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना। वहीं अपकेंद्री बल यह अपोजिट है, यानी इसमें क्या होगा? इसमें झुकाव केंद्र से बिलगाव होगा, यानी केंद्र से दूर की तरफ ही आकर्षण होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ देखिए, अब हम लोग अपकेंद्री बल तो देख चुके हैं, अभिकेंद्री बल का उदाहरण देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अपकेंद्री बल। तो इसका उदाहरण है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, सर्कस में मौत के कुएं में जो साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल या कार चलाता है, ये सब उसका उदाहरण है। प्रक्षेप गति यहाँ के उदाहरण, तो तोप से छूटे गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति आदि। इसमें क्या है कि जब तक ऊर्जा था तब तक वही इस तरह था, ऊर्जा खत्म हो गया बस इसका धनाम से नीचे गिर जाएगा। घूर्णन गति के उदाहरण है, तो पृथ्वी का अपनी कक्षा पर घूमना, लट्टू का नाचना, पंखे के ब्लेडों की गति आदि, ये सब क्या है? तो घूर्णन गति के उदाहरण हैं। यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराएं तथा ठीक उसी समय एक दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकें, तो दोनों पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेंगे। तोप से छोटे गोले का गमन पथ कैसा होगा? तो परवलयाकार होगा, परंतु बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलों का गमन पथ पर वलयाकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि मिसाइल जो जाएगा उसका अपना उसमें एनर्जी होता है, लेकिन जो गोला गया उसमें तो अपना एनर्जी नहीं है, वह तो तोप इस तरह से नाल से निकला और बाहर में इसमें गया, तो इसकी यहाँ जो ताकत लगाता है इसी फोर्स से न जा रहा है, अतः आगे जाकर वह गिर जाएगा। पिंड का अधिकतम परास यानी रेंज प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है। ये 90 डिग्री हो गया और यह 70 होगा तो 45 डिग्री यानी इस पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह अधिक दूर तक जाएगा। यदि कोई पिंड ठीक है पृथ्वी तल के बजाय तल से कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए, तब पृथ्वी पर अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकना चाहिए। जैसे भाला फेंक यानी चक्का फेंक में खिलाड़ी अधिकतम परास के लिए प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकते हैं, यानी वो खिलाड़ी खड़ा है यहाँ पर। भाला ले लिया, चलिए भाला लेते हैं। भाला और क्या करता है वह? तो इसी तरह से वह दौड़ कर आएगा और तब यहाँ से भाला फेंकता है, जिससे क्या भाला बड़ी दूर चला जाता है। क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहेगा? तो उसके लिए गतिज ऊर्जा फिक्स है, वह चेंज न होगी। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान रहेगी। क्या
ऊर्ध्ववृत्त में भी यह कथन सत्य है? तो नहीं है। ऊर्ध्ववृत्त में यानी कि ऊपर की तरह जाने पर असत्य होगा, लेकिन जो समानांतर चलेगा पृथ्वी के तो वहां पर समान है। कण का त्वरण क्या होता है? तो कण का त्वरण त्रिज्या के पर निर्भर करेगा, यानी त्रिज्या के साथ होगा। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा होगी सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर ही होगी। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा होगी तो स्पर्श रेखीय। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर भेज देते हैं, की ओर जा रहा है तो उस पर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। तो इस दिशा में लिफ्ट का त्वरण क्या है? लिफ्ट का त्वरण यानी कि वह जी का डबल टन बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जिससे उसका भार डबल हो गया। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। क्लियर है? चलिए मान लेते हैं m। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो वह बढ़ जाएगा। इतना याद कर लीजिए। अपेक्षितता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता जाता है। और एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो यहाँ देखिए, यह ट्रेन चला गया, इसमें से किसी ने एक गेंद फेंका और कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। तो जब गेंद फेंका तो यह तो गति में थी ट्रेन, अतः फेंका तो इस तरह से वह उसको दिखेगा कि ऐसे गिर रहा है गेंद। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो यह अस्थानांतरणीय और घूर्णी गति का उदाहरण है। यदि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना हो, अधिकतम जो ऊंचाई है मान लेते हैं उसका ऊंचाई 100, तो वह हो गया 400, तो प्रेक्षक का कोण क्या होगा? तो 45 डिग्री का होगा। याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बल के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, ये अभी लगभग आधे घंटे का वीडियो हो रहा है, तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा होगा। हम लोग बॉल को अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक धन्यवाद और लगे रहिए। इस बार मानना नहीं है, इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम प्री हो या मेन हो या बीपीएससी का जो प्री हो, कोई भी एग्जाम हो उसको क्लियर कर ही मानना है। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।